हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप सीयूटी में अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी आपने ऑप्ट किया है उसमें 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी 200 में से 200 ला सकते हैं, बट उसके लिए आपकी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए, कुछ तौर तरीके आपको पता होने चाहिए जिनका इस्तेमाल करके, जिनके जरिए आप 200 में से 200 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा अपनी क्लास में अपने बच्चों को भी बोलता हूं कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के पहले उस एग्जाम को जानो। उस एग्जाम के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, उसमें क्या प्लस माइनस है, क्या हम प्लस माइनस करके उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी प्रिपरेशन का, आपकी स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप जिस पेपर में 200 में से 200 नंबर लाने वाले हो उसका पैटर्न क्या है, उसको किस फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा, उसमें क्या मार्किंग स्कीम है, उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, है ना, आर्ट ऑफ स्किपिंग मैं बोलता हूं उसे। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको एग्जाम पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है। बट इसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर कहीं ना कहीं चॉइस मिल रही है, ठीक है। आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करने हैं, बट यहां पर चॉइस कहां पर मिल रही है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आपके पास में टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, बट आपको करना कितना है? सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। और उस 40 क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको टोटल टाइम अलॉट किया गया है वो 45 मिनट्स का किया गया है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज माने तो हमारे पास में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास में 1 मिनट है। अब हम बात ये करते हैं कि सर ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे, हमें उनमें से कोई 40 क्वेश्चन करने हैं, बट इसमें आपने बताया कि वो 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको आगे अभी बताने वाला हूं। बट इसके पहले हम बात करेंगे कि सर यहां पर अगर हम सही करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप कोई भी सवाल सही करते हैं तो आपको 5 नंबर अलॉट हो जाएंगे, बट अगर आप कोई नंबर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। बट यहां पर 1 नंबर डिडक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ 1 नंबर का लॉस है। यहां पर आपको कंसेप्ट ऑफ रॉन्ग नंबर या रॉन्ग क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका लॉस कितना हो रहा है। आपका लॉस -1 का नहीं हो रहा है, आपका लॉस -6 का हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उस क्वेश्चन की वैल्यू 5 नंबर थी अगर आप सही करते, बट आपने गलत कर दिया तो वो 5 तो आपको नहीं मिलेंगे, बट आपसे -1 और चला जाएगा, यानी कि आपका जो लॉस होगा वो 6 नंबर का होगा। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इन 50 क्वेश्चन में से मुझे वो 40 क्वेश्चन कौन से करने चाहिए जो मेरे शॉर्ट शॉर्ट सही हो। तो यहां पर जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो आपकी मार्किंग स्कीम है +5, अगर सही किया, गलत किया तो -1 होगा, बट एक्चुअली में आपका जो लॉस होगा वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। इससे इसी तरह से आपका जो टोटल पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। 5 × 40 200 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब हम बात करते हैं कि सर वो 50 क्वेश्चन में जो 40 क्वेश्चन करने हैं उसका फंडा क्या है, ठीक है। उसमें क्या चीजें छुपी हुई हैं जो हमें नहीं पता है। तो मैं आपको बताता हूं, आपका जो पेपर का जो फॉर्मेट है, आपके पेपर का जो फॉर्मेट है
उसमें आपका एक सेक्शन ए आता है। आपने कोई भी मैथमेटिक्स लिया हो, आपका डोमेन जो है वो कोर मैथमेटिक्स वाला हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला हो, आपका सेक्शन ए जो है वो दोनों के लिए कॉमन है और ये आपका कंपलसरी नेचर का होता है। कंपलसरी नेचर का होता है इसका मतलब ये कि इसमें आपसे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पास में कोई चॉइस नहीं होगी कि आपको इतने करने हैं और इतने नहीं करने हैं। आपको यहां पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको नहीं बनेगा तो आप छोड़ ही दोगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही जैकपॉट जैसा काम करेगा। अब जैकपॉट जैसा काम कैसे करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहां पर आपको समझना है कि यार ये 15 क्वेश्चन तो सबके लिए कॉमन है, सबसे पूछे जाएंगे। और 15 क्वेश्चन कॉमन है इसका मतलब ये है कि यहां पर वही टॉपिक पूछा जा सकता है जो कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में कॉमन है। यानी कि जब हमें पहले 15 क्वेश्चंस करने हैं और उसकी तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि वो टॉपिक्स यहां पर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरा यहां पर आपका सेक्शन बी होता है। ठीक है। सेक्शन बी होता है जिसमें हम B1 और B2 में अगर इसको डिवाइड करें तो B1 जो है वो आपके कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए है और B2 जो है वो आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए है। अब यहां पर सेक्शन बी में आपके पास में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस चूज करने हैं। सही सुना आपने, चूज करने हैं, चुनना है आपको। बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से आपको चुनना है कि वो 25 क्वेश्चन कौन से होंगे जिन्हें मुझे सॉल्व करना चाहिए, जिनके लिए मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो 25 क्वेश्चन मेरे शॉर्ट शॉर्ट सही होने चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि यहां पर तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा, और यहां पर सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, यहां पर सबको ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे लोग यहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके पास 35 क्वेश्चन सबके पास हैं और उसमें से कोई भी 25 करने हैं। तो कोई भी 25 करने के लिए प्रोबेबिलिटी सबके पास एक बराबर ही है। ठीक है। बट यहां पर कोई बच्चा 15 क्वेश्चन कर सकता है, कोई बच्चा 10 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 8 करेगा। तो यहां पर फायदा किसको होगा? यहां पर फायदा उस बच्चे को होगा जो यहां पर 15 के 15 कर लेगा, क्योंकि यहां पर छोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 15 क्वेश्चन किसी बच्चे से बने। तो अगर वो बच्चा जिससे सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको यहां पर सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, अगर उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारे लिए जैकपॉट की तरह है। ठीक है। एक तो कॉमन वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जो दोनों के सिलेबस में कॉमन है। और दूसरा, यहां पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक से सवाल हो सकते हैं जो बहुत सारे बच्चों से ना बने, तो अगर आप उनसे बेटर हैं तो यहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। बट यहां पर एज सच एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के पास में 35 क्वेश्चन है और कोई भी 25 क्वेश्चन चूज करने का दोनों के पास में चॉइस है। तो आराम से बच्चे 25 क्वेश्चन तो ढूंढ ही लेंगे कि कौन से करना है। ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि सर सेक्शन ए जो कि कॉमन है, सेक्शन ए जो कि दोनों में कॉमन है, तो उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या आ सकता है? ठीक है। या सेक्शन बी जो B1 और B2 है, कोर और अप्लाइड है, उसका क्या सिलेबस है, वो मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं जो कि कंपलसरी नेचर का था, जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए, चाहे आपने कोई भी मैथमेटिक्स लिया हो, चाहे आप कोर वाले हो चाहे आप अप्लाइड वाले हो। अब यहां पर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक चीज। दूसरा, कैलकुलस जो कि बहुत वास्ट है, जिसके अंदर आपका डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है। डिफरेंशिएशन में आपका मैक्सिमम मिनिमा आ गया, टेंजेंट नॉर्मल आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इंटीग्रेशन में आपका एरिया अंडर द कर्व आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ कॉमन है। कहां पर? कोर वालों को और अप्लाइड वालों को। तो ये आपको पढ़ना है। बट यहां पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। किन चीजों पर? ध्यान से देखिए। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वेरिएबल सेपरेबल के जो क्वेश्चंस हैं, या ऑर्डर या डिग्री वाले जो क्वेश्चन हैं, या अगर हम फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन हैं,
इस पर ध्यान देंगे, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों जगह नहीं आता है ना, किसी एक जगह आता है और किसी एक जगह नहीं है सिलेबस में। तो इसलिए आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको नहीं पढ़ना है अगर आप सेक्शन ए के लिए पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको सेक्शन ए में इस पर बेस्ड सवाल नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज ये है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड सवाल, मीन वेरिएंस पर बेस्ड सवाल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड सवाल देखने को मिलने वाला है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड सवाल देखने को मिलने वाला है। बट यहां पर आपको पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड सवाल देखने को नहीं मिलेगा इस सेक्शन में, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है और यहां पर कोर वालों को ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज यहां पर यह है कि यहां पर अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेते हो तो ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं, यहां से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। चल सकते हैं आगे, ठीक है। इसमें आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ग्रोथ एंड डिके वाले जो सवाल हैं वो भी मत करना, ठीक है। वो अप्लाइड वालों को है, कोर वालों को नहीं है, ठीक है। तो वो भी इस सेक्शन में नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है सेक्शन ए को, है ना, अटेम्प्ट करते समय, ठीक है बेटा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब बात करते हैं यहां पर B1 के बारे में। अब यहां पर मैं B1 का जो या सेक्शन बी का जो सिलेबस है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको मालूम है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। बट यहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। भाई सेक्शन बी जो है जिसमें B1 और B2 कोर और अप्लाइड के लिए आपसे कहा जाएगा, पेपर सेट किया जाएगा, यहां पर आप किस तरह से बाकी बच्चों से आगे जा सकते हैं। भाई यहां पर हमारा पूरा सिलेबस हमारे सामने है और यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें टारगेट करते हुए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अगर हम कोर मैथमेटिक्स के हैं या हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं तो हमें टारगेट करते हुए पेपर को सेट किया जाएगा, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो माइंडसेट है वो होना चाहिए यार कि कौन से ऐसे सवालों को मुझे पढ़ना है, कौन से ऐसी चीजों का मुझे ध्यान रखना है जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। यहां पर हमें बहुत ही बड़े बड़े सवाल या जिनका सोल्यूशन बहुत लंबा है वो सवाल आपको कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप मैथमेटिक्स कोर वाले हों चाहे अप्लाइड वाले हों, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो भी सवाल ऑब्जेक्टिवली आपके यहां पर पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, उन सवालों पर ही आपको फोकस करना है, उन सवालों पर ही आपको मेहनत करना है, ठीक है। इसके लिए आपके स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास अवेलेबल है। आप जो भी बुक अगर आप रेफर करते हैं, चाहे आप आरएस या आरडी या एमएल अग्रवाल जो भी आप रेफर करते हैं, तो आपके पास में वहां पर पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस का ध्यान देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो अप्रोच है वो बहुत मायने रखेगी। अब यहाँ पर अप्रोच का मतलब क्या है? अप्रोच का मतलब ये है कि अगर मेरे पास रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है कि भैया इसको प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो वहां पर मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, और उसकी स्टेटमेंट्स मुझे लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। बट अगर वही सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहां पर मुझे स्टेटमेंट नहीं लिखना है, यहां पर मुझे ट्रेडिशनल तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि हम पूरा सॉल्व करके देख रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको माइंड में करनी पड़ेंगी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद से खुद का रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा एक समान। ए से बी का रिलेशन है तो बी से ए का रिलेशन भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि ए से बी का है, बी का सी से है। अगर ए का बी से है और बी का सी से है, ये दोनों होना ही चाहिए, तो ए का सी से होगा ही होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो अब इसको लिखना नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके किस में चलनी चाहिए, माइंड में चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्रोच पर बहुत काम करना है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स हो गए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो गए, है ना,
बहुत सारी चीजें आपने माइंड में कैलकुलेट कर ली, माइंड में डील कर ली बहुत सारी चीजों को, तब जाके आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आप अपना कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके जो बेसिक्स हैं, आपके जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। बहुत ही बारीक बारीक चीजों पे ध्यान देना है जिनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है या इसके नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज की इक्वल है, तो ये हमें क्या बताता है? क्या ये हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में कुछ बता रहा है क्या? या हमें ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होगा? ठीक है, अगर यहाँ पर एक बार और एडजॉइंट ले लिए तो यहाँ पर कुछ पावर में फर्क पड़ेगा क्या? ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। या अगर हम आपसे बात करें कि जो 3 by 3 का अगर कोई मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट आप कैसे जल्दी निकाल सकते हो? अगर कोई 2 by 2 का तो आप आराम से निकाल सकते हो। 2 by 2 में आपको क्या करना है ना, डायगनली जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज किया और इधर वाले का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। बट अगर 3 by 3 का है तो उसका आप कैसे जल्दी निकालोगे? तो यहाँ पर थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच पर आपको काम करना है और कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप यहाँ पर एडवांटेज उठा पाओगे। चौथा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका आर्ट ऑफ स्किपिंग। आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, आपके पास में यहाँ पर 35 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। तो अगर आपने गलत क्वेश्चन को चूज कर लिया और वहां पर या तो आपको टाइम लग गया या तो आपने फाइनली कोई गलत जवाब दे दिया, तो आपका नुकसान ही नुकसान है। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि यार इसको छोड़ो इसको ऑप्ट करो, इसको छोड़ो इसको ऑप्ट करो। और ये कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को ट्रेन करोगे, है ना। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप इसके बारे में फोकस होकर काम करोगे इसके ऊपर, तब ये हो पाएगा। ये ऐसे नहीं हो पाएगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब फाइनली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फाइनली आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले भाई, हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमको उसका क्या पता होना चाहिए? एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, उसकी मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर पूछे जाएंगे, किस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे हमको, वो सारी चीजें हमने बात कर ली। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान आपको देना ही देना है, जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी देते हो, कि आपको पीवाई क्यूज जरूर करने हैं। अब ये पीवाई क्यूज क्यों करने होते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पीवाई क्यू का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? पीवाई क्यू से हमें एग्जामिनर का माइंड सेट समझ में आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आ जाती है। माइंडसेट से क्या मतलब है सर आपका? माइंडसेट से मतलब यह है कि एग्जामिनर का जो रुझान है वो किस टॉपिक की तरफ ज्यादा है, ये हमें पता चलता है पीवाईक्यू से। हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर से ये लगभग लगभग इसी टाइप के सवाल ही पूछ रहा है, ये इस तरफ जाता ही नहीं है, ये पूछता ही नहीं है। तो हम सेफर साइड, कम समय अगर हमारे पास है कभी प्रिपरेशन के दौरान, तो हम उस चैप्टर में उस टाइप के सवालों को जरूर करके चले जाएंगे जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। दूसरा, हमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन कभी भी पूछेगा नहीं। तो ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है। दूसरा, यहां पर आपको अपने माइंडसेट पर बहुत काम करना है ना। बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। इसका क्या मतलब है? आपको जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार ये जो एग्जाम है, भले ही इसका सिलेबस हमारे स्कूल के सिलेबस से मिलता जुलता है, बट इसका पैटर्न अलग है, इसकी मार्किंग स्कीम अलग है, इसमें जो टाइम हमें मिल रहा है वो अलग है। हमें पूरा, है ना, 45 मिनट मिल रहा है, तो हम 45 मिनट में कैसे कर लेंगे? 45 मिनट में पेपर कैसे कर लेंगे अगर हमारा अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल है? तो हमारा
स्टेप वाइज हमारी मार्किंग होती है सीबीएसई में या आईसीएसई में, आप जिस भी बोर्ड के हैं, तो वहां पर तो हमें स्टेप वाइज लिखना पड़ता है क्योंकि वहां पर मार्किंग ही हमें उसी हिसाब से मिलती है। बट अगर हम उसी अप्रोच को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हम तो पेपर ही क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि भैया हमारे बेसिक्स बहुत बहुत शार्प होने चाहिए, बहुत बारीक बारीक चीजें हमें पता होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल करके हम अपने सोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें कुछ शॉर्टकट्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एडजॉइंट 3x3 का कैसे निकालते हैं, या इंटीग्रेशन करते समय हम डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भैया साइन एक्स पे पावर साइन एक्स है, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन लॉग लेके करते हो, तो आप इसको कैसे एक लाइन में लिख सकते हो, है ना, आपके पास ऑप्शन है, तो कैसे आप एक लाइन में सोचकर इसके ऑप्शन को मैच कर सकते हो बिना पेन उठाए। ये सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। या कुछ चीजें आप खुद डिजाइन करोगे, कुछ ट्रिक्स आप खुद डिजाइन करोगे, आपने खुद बनाया है, खुद आपने प्रैक्टिस करी, बार बार आपने उसको लगाया, आपने हिडन ट्रायल किया और आपको लगा यार ये तो ऐसे भी हो रहा है, ये तो ऐसे भी हो रहा है, तो आपको खुद अपने बनाए हुए ट्रिक्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आप जब उस पेपर को देने जा रहे हो या उस पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो ट्रेडिशनल नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा पेन और पेपर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें माइंड में भी करना आना चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग, कैसे हम सवाल को करें बिना करे। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम सवाल को पूरा पूरा सॉल्व करें, हम सवाल को शॉर्टकट तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो अप्रोच है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप बहुत सारे स्टेप्स जो है वो माइंड में कर लें, या बहुत सारे सवाल के जो एंड रिजल्ट हैं वो आपके माइंड में आपके आ रहे हो कि अच्छा हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो टॉपर्स होते हैं, उनमें एक खास बात ये होती है कि उनको बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो डायरेक्टली आते हैं। वो बहुत सारे सवालों, मतलब टोटल पेपर का कम से कम 10% सवाल तो ऐसा होगा जिसके बारे में उनको पेन की जरूरत नहीं है, कागज की जरूरत नहीं है, वो सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तरीका भी आना चाहिए कि यार मैं कैसे इस लेवल पे आऊं, और ये प्रिपरेशन के दौरान आपको खुद से हिडन ट्रायल करना पड़ेगा, या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो वो आपको सिखाएंगे कि भैया किस तरह से आप इन सवालों को अप्रोच करो, कि अच्छा इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसको बिना लिखे भी तो आप आगे बढ़ सकते थे। तो इन सब चीजों पे आपको काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आपको नोट्स जो बनाने हैं, जिसको मैं मास्टर नोट्स बोल रहा हूँ या स्मार्ट नोट्स बोल रहा हूँ, ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तो आप कॉपी बना सकते हो, वो एक अलग चीज है। दूसरी चीज ये कि आप बहुत कोशिश करें कि हर एक चैप्टर को एक पन्ने पर लाने की कोशिश करें। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन सबको एक पन्ने में आगे पीछे मिलाकर, अगर आप चाहें तो आगे पीछे मिलाकर एक पन्ने में लाने की कोशिश करें। तो उसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके छोटी छोटी फॉर्मुलेज हैं, ट्रिक्स हैं, है ना, या तरीके आपने जो अपने खुद से डिजाइन किए, वो सब वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है, या जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, या जो आपने खुद से बनाया है, वो सारी चीजें उस पेपर में एक पेज में आगे पीछे मिलाकर होना चाहिए। उससे होता क्या है कि आप उसे बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हो। जब भी आपको एंड टाइम पर रिवीजन करना होगा तो आप ढूंढोगे नहीं कि अच्छा मैंने कोई चीज या कोई कॉन्सेप्ट ना मैं भूल गया रिवाइज करना। तो अगर आप कोई चीज भूल गए रिवाइज करना, तो बाय डिफॉल्ट पेपर में उस पर बेस कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि नहीं यार ये तो मैंने आज देखा ही नहीं, तो मैं इसको अटेम्प्ट कैसे करूं, तो आप छोड़ के आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए कोशिश ये करो कि मास्टर नोट्स बनाओ, स्मार्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप उसके कम से कम पेजेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। जब आप अपनी थियोरिटिकल नोट्स भी जब आप बनाते हैं, आप कहीं पर पढ़ भी रहे होंगे, तो जब आप कोचिंग में नोट्स भी बनाते हैं तो उसको भी आप छोटा छोटा लिखो, है ना, एक पेज पे कॉलम बना के लिखो, ताकि आपकी नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो भी कम हो जाए, ठीक है। आपकी एक आध कॉपी में, एक दो कॉपी में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, लर्न, टेस्ट एंड रिवाइज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका। पढ़ो, अपने आप को चेक करो, और फिर चेक करने के बाद इसके बीच में गैप है, टेस्ट और रिवाइज के बीच में गैप है, कि आपने अपने आप को टेस्ट किया, टेस्ट करने का उसका रिजल्ट देखोगे,
उसमें आपके कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। अब जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए? मैंने तो सही सोच के किए थे। तो मतलब जो चीज मैं सही सोच रहा हूं वो एक्चुअली में गलत है। तो वो जो गलत हुआ उसको कैसे पकड़ना है वो आपको पता चलेगा यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू। ये तो एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या गलत करके आ रहे हो वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको टेस्टिंग करनी है, मॉक टेस्ट के थ्रू आप कर सकते हो कि भैया यहाँ पर मैं टेस्टिंग करूंगा, जो भी करूंगा उसको चेक करूंगा कि जो मैंने सोचा उस समय, जो मेरे माइंड में चल रहा था, जो मैंने वहां पर डिसीजन लिया वो सही था गलत था। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस पर काम करना है, और जहां पर मैं गलती कर रहा हूं उसको मुझे रिवाइज करके और अच्छा करना है। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है सर? हर बार एक ही चीज को बार बार मत पढ़ो। एक चीज को एक से दो बार पढ़ लो, मगर अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको मल्टीपल टाइम उसको पढ़ना है, तो हर बार उसका कंटेंट चेंज करके पढ़ो। ठीक है ना? नए क्वेश्चंस ट्राई करो, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हर बार सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि उससे आपको तो वो क्वेश्चन रट जाएंगे, उसके आंसर भी आपको याद रहेंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो हर बार नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को जब चेक करो तो शुरुआत में टॉपिक वाइज अपने आप को चेक करो। ठीक है, चैप्टर वाइज चेक करो, और फिर धीरे धीरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करो। और उसके बाद कोई अच्छा ऑल इंडिया लेवल पर मॉक या टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, और उसके थ्रू अपनी रैंकिंग को जानो कि एक्चुअली में आप ऑल इंडिया लेवल पर कहां पर खड़े हो। क्योंकि 20-25 लाख बच्चे सीयूटी देते हैं, वहां पर आप कहां पर खड़े हो, आपकी क्या पोजीशन है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑल इंडिया लेवल पर मॉक दे चुके होगे। आपको दिख रहा होगा कि यार मैं कहां पर जा रहा हूं, कहां पर खड़ा हूं। ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपको कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में मतलब सफलता मिलना मुश्किल है, अगर आपने ये चीज नहीं की है तो। क्योंकि आपने कभी ये टेस्ट ही नहीं किया कि यार ये भी तो टेस्ट करके देखो। हमें तो लग रहा है हम तो अपनी क्लास में बहुत अच्छे हैं, अपने स्कूल में बहुत अच्छे हैं, अपनी कोचिंग में बहुत अच्छे हैं, बट एक्चुअली में हमारा जो कंपटीशन है वो इतने लोगों से नहीं है, हमारा कंपटीशन बहुत बड़े ग्रुप से है। तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल पर मॉक्स लगाना जरूरी है। और दूसरा, मैंने जो सेल्फ इवेल्युएशन यहाँ लिखा है वो मैंने आपको यहाँ भी बताया है कि सेल्फ इवेल्युएट अपने आप को बिल्कुल करो, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, दो चीजें लोग बोलते हैं, एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करो। मेरा कहना है कि अगर आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपकी अप्रोच जो है बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है, तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी, तो स्पीड तो अपने आप बढ़ गई। कोई हाथ की स्पीड नहीं होती है, आपको यहां से डायरेक्शंस मिलते हैं तब आपका हाथ चलता है। तो अगर आपकी अप्रोच स्मार्ट है तो आपकी स्पीड तो अपने आप अच्छी हो जाएगी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको चिंता किसकी करनी है? एक्यूरेसी की करनी है, कि अगर मैंने कुछ भी किया है, मैंने कोई भी सवाल अटेम्प्ट किया है तो वो गलत नहीं हो सकता। आपको इस लेवल पर आना है कि मैं जो भी क्वेश्चन करता हूं वो सही ही करता हूं, नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को छूता भी नहीं हूं। तो आपको इस लेवल पे अपनी तैयारी लेके आनी है। तो सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। जो भी पढ़ो उसको चेक करो कि जो किया वो क्या सोचकर किया, उस समय जो सोचा वो सही था गलत था, उसकी वजह से मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, उसमें क्या सुधार करना है। और उसके लिए अगर मुझे कुछ रिवीजन करना है, पढ़ना है, कुछ चेंजेस लाने हैं अपने तरीके में, उनको आपको लाना चाहिए। इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और बनाए जाएं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।